तो ये हमारा चैप्टर 8 अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर्स, मतलब ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि एक ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आईपीओ एप्लीकेशंस के बारे में, ट्रेडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च रिपोर्ट्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। तो जो ब्रोकर होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट को, बट उसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि एक ब्रोकर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आईपीओ लाने में हेल्प करता है ब्रोकर, और म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं उनको भी बाय सेल करने में हेल्प करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और ऐसी और भी सर्विसेज है जो कि ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। सम ऑफ अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम आर enumerated here. However, for all other services, the brokers need to be separately registered with SEBI. हाँ, अब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में हमें यहाँ बता रखा है, बट कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए ना सेबी जो ब्रोकर है उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। टिपिकली ए बिग स्टॉक ब्रोकर्स हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। अब कुछ बड़े जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्होंने क्या करा, अपने आप को फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे कि आप एंजल ब्रोकिंग को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको वैरायटी ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी एक क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो आप वहाँ पर उसको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट उसको मिल जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसको रिसर्च रिपोर्ट भी चाहिए होती है कि कि उसको हर महीने 2 या 3 कंपनी की या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनी है उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको मिलते रहे। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं वो ब्रोकर प्रोवाइड कराते हैं। तो अब पहले क्या होता था कि ऑलमोस्ट जितने ब्रोकर होते थे वो आपको हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते थे, बट वहाँ पे क्या होता था कि आपके जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते थे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब आ गए हैं डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, वो आपको कुछ लिमिटेड सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको बस डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है और आपके जो चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म के पास आप जा सकते हो, जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो ये एग्जांपल हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म के। दे प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अब देखिए, नॉर्मल अगर हम देखें, एक ब्रोकर आपको ट्रेडिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवा देता है, जैसे कि इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव मतलब जैसे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज़ में, और अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आजकल ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर हैं वो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने की जो फैसिलिटी वो भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ तक कि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर आपको बाय सेल करने हैं तो वो उसकी सर्विस आपको मिल जाती है। और डिपॉजिटरी सर्विस, अब डिपॉजिटरी सर्विस में क्या है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो भी ये लोग ओपन करवा देते हैं। होता ये है कि इनके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, बट और जो डीमेट अकाउंट है वो आपको ओपन करवाना होता है डिपॉजिटरी के पास। बट जो हमारे स्टॉक ब्रोकर हैं वो आजकल हमें डिपॉजिटरी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अब ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि आपने अपना पैसा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कंपनी को दे रखा है और वो आपके बिहाफ पर वो ट्रेडिंग कर रही है जिस सेक्टर में या फिर जिस पर्टिकुलर एसेट क्लास में वो कंपनी इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपने 50,000 रुपीज़ दिए हैं। अब वो जो पीएमसी है यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, तो सिंपल बात है आपके 50,000 जो हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है ना वो अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से ये म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, बट ध्यान रहे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ना आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं अच्छे खासे, और यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दे ऑल्सो ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। हाँ, और ये जो हमारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो आपको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज चाहते हैं, तो वो जो स्टॉक ब्रोकर हैं वो उनसे भी वो कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। They also have branches all over the country and provide services via internet or telephone. License and certifications have to be obtained for each of services offered by the स्टॉक ब्रोकर्स। हाँ, स्टॉक ब्रोकर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसके लिए या तो उसको लाइसेंस या फिर किसी भी तरीके जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेडिंग के लिए मतलब अगर उसको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर वो एक ओपन करना है तो उसके लिए उसको जो हमारी सेबी है उसके साथ उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। बाकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर भी उसको क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और कुछ एग्रीमेंट है जो साइन करने होते हैं। दे ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक डिफरेंट स्कीम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। आज के टाइम पे जो बड़े जो ब्रोकर हैं, अगर बात यहाँ देखिए यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो आज के टाइम पर आपको अलग अलग टाइप के सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी आपके सामने वो रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट व्यू, डिपॉजिटरी सर्विस। देखिए डिपॉजिटरी सर्विस तो आपको ऑलमोस्ट हर जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस और जो रिसर्च रिपोर्ट है आपको हर जगह नहीं मिलेगी। एंड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, मोबाइल ट्रेडिंग और स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग तो ये थोड़ा नया है। और आईपीओ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की जो इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन हुआ तो मेरे हिसाब से अब तक तो मतलब हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हर प्लेटफॉर्म से आप आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एंड इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग और मार्जिन फंडिंग, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं एक स्टॉक ब्रोकर नॉर्मली ये प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में। देखिए अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो सिंपल क्या कर सकते हैं आप, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर तो उसके थ्रू आप बिड लगा सकते हैं। बट आज के टाइम पे क्या हो, देखिए पहले क्या होता था कि जब भी कंपनी का आईपीओ आता था तो कंपनी तो जो इन्वेस्टर होते थे उनको या तो स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, ठीक है, या तो वो जो उनके ब्रोकर थे वो उसके थ्रू आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे। बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने आजकल आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी बहुत ही सिंपल बना दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपका जो ब्रोकर है उसके ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाना है, लॉगिन करना है और आप आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल वे। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। द आईपीओ प्रोसेस इज facilitated by brokers as their system is connected with the stock exchange's main IPO system and online uploading of forms is carried out। मतलब होता ही है कि जैसे ही हम ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए तो वो वैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंजेस होता है वहाँ से वो कैरिड आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने अपलोड हुआ वो तुरंत उनके पास पहुँच गया। थस एनी गिवन टाइम द ऑनलाइन स्टेटस इज अवेलेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये जो इस टाइप की जो सर्विस है वो एक स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है, आपको पता ही है। एंड द बुक लीडिंग मैनेजर विल गिव द लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस टू द एक्सचेंज। अब ट्रेडिंग मेंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग मेंबर कौन है वो हमारा है स्टॉक ब्रोकर। तो जो बुक रनिंग लीड मैनेजर होता है वो आपको लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स के दे देता है जो कि एलिजिबल होते हैं आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जो स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हों कि हाँ कि वो आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये देखना ही पड़ता है।
Eligible trading member as per the prescribed format have to give the details of the user ID they would use for the purpose of book building to exchange. Once this is approved by the exchange, the stockbroker is eligible to accept applications for IPOs and submit them online through its terminal. तो जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं ना, उनको एक फॉर्मेट वगैरह दिया जाता है कि किस तरीके से वो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो सबमिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हमारी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारी जो स्टॉक ब्रोकर है उसकी बात हो रही है। तो हमने उसके जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने हमने लॉगिन करा और अपनी जो आईपीओ की बिड होती है वो हमने लगाई। फिर उसके बाद वो आके जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो उसको प्रोसेस कर देता है। देखिए, अगर आपको आईपीओ के बारे में और अच्छे जानना है तो आप हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है कि आईपीओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। As and when valid offers are received by the system of stock exchange, they are first numbered, time stamped and stored in the book. तो जैसे ही अ, जो स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, जैसे ही अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो सबमिट कर देते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज देखता है कि हाँ कि उनमें से कौन कौन से वैलिड ऑफर्स हैं। उसके बाद वो काउंट करता है कि कितने उनके पास फॉर्म आए हैं, किस टाइम पर आया है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लिख लेता है। ईच ऑफर हैज़ ए डिस्टिंक्टिव ऑफर नंबर एंड ए यूनिक टाइम स्टैम्प ऑन इट। All the offers placed in the system will remain outstanding till the last day of the book building process. तो जितने भी ऑफ़र प्लेस हुए हैं सिस्टम में, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है क्या? ये आईपीओ ही है, मतलब आईपीओ का एक टाइप होता है। देखिए, एक आईपीओ में क्या होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है ना फिक्स होता है, और एक में क्या होता है कि रेंज दी होती है। सपोज दैट एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एबीसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो आईपीओ लेकर आ रही है। अब उसने अपने शेयर का जो प्राइस है वो इस तरीके से रखा 300 से 302, तो यानी कि ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, जिसमें हम बिड लगाएंगे कि हाँ कि मैं 2 लोड खरीदना चाहता हूँ 300 के प्राइस पर, या फिर 302 या फिर 301। Trading members can modify, cancel all the offers placed in the system from the start till the last day of the book building process. यानी देखिए, हर आईपीओ की ना एक डेट होती है, मतलब एक ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 जून को आईपीओ ओपन होगा और 4 जून को वो हो जाएगा क्लोज। वैसे यूजुअली 3 दिन का होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो लास्ट डे की बात हो रही है ना, लास्ट डे यानी कि ये 4 जून हो गया। तो जब आईपीओ ओपन हुआ, जब आईपीओ ख़त्म होगा, तो उसके बीच में जो मेंबर होगा, ठीक है, जो ट्रेडिंग मेंबर होगा यानी जो ब्रोकर होगा, वो अपना ऑर्डर मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो ट्रेडिंग मेंबर होगा वो अपने आप तो करेगा नहीं, मतलब कि देखिए, जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है, उसके टर्मिनल पे बहुत सारे क्लाइंट होंगे ना, तो उनमें से कोई भी क्लाइंट चाहे तो अपना जो ऑर्डर है वो मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए फैसिलिटी कॉल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। हाँ, अभी देखिए इसका मतलब क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप स्टॉक ब्रोकर की जो टर्मिनल है वहाँ से ही आप आईपीओ में आप अप्लाई करें। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने इंटरनेट बैंकिंग ऑन करा रखी है, तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग आप जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एएसबीए का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर है ना आपको ऑनलाइन आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसमें कुछ नहीं होता। जैसे आप वहाँ पे अब अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करेंगे तो बस वहाँ पर आपको ना अपना जो डीपी अकाउंट है वो लिखना पड़ता है, मतलब जो आपका डीमेट अकाउंट है
वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है ठीक है। तो आप अपने अकाउंट के थ्रू भी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। बस सिंपल ये उसमें ये होगा कि जैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उस केस में जितना भी आपने, जैसे अगर 1 लॉट के लिए अप्लाई करा है तो उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही वो ब्लॉक हो जाएगा। और 2 लॉट के लिए किया है तो मतलब जितने भी अमाउंट के लिए जितने भी लॉट आपने अप्लाई करा है, ठीक है, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। अगर अगर आपको आईपी मिला तो उस केस में क्या होगा कि आपके आपके अकाउंट से पैसा हो जाएगा डेबिट, और अगर आपको आईपी नहीं मिला तो आपका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, मतलब क्रेडिट नहीं होगा, वो अनब्लॉक हो जाएगा। होता ही है कि वो ना ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपको मिल गया तो फिर डेबिट हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर वो अनब्लॉक हो जाएगा। फिर आप अगर आप देखोगे अपने अकाउंट में तो आपको आपको जो पुराना जो बैलेंस है वही नज़र आएगा। तो इसी को नाम दिया गया ASBI, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जो ब्रोकर है ना उसके थ्रू आप अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ईजी है और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ASBI provides an alternative mode of payment and issues in issues whereby the application money remains in the investor's account। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब आप अप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट होगा आपके अकाउंट में वो उसी तरीके से रहेगा, मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा बस। इसके आगे वो जब आपको मिलेगा तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने वही बता रखी है। ASBI प्रोसेस facilitates retail individuals investor bidding at the कट ऑफ प्राइस। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या होता है, देखिए सपोज दैट जो प्राइस रेंज है स्टॉक की वो है 300 से 302, यानी कि कट ऑफ प्राइस हो गया 302। तो जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो होता है कट ऑफ प्राइस विद द सिंगल ऑप्शन टू अप्लाई थ्रू सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स इन विच द इन्वेस्टर हैव बैंक अकाउंट्स। यानी देखिए, अब यहाँ पे तो उन्होंने कुछ बैंकों की बात करी थी, बट कुछ बैंक ऐसे होते हैं जैसे कि जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। सो सेल्फ सर्टिफाइड syndicate banks are those banks which satisfy the conditions led by SEBI। हाँ, तो ये वो बैंक है जो कि कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जो कि सेबी ने मेंशन कर रखी है, तो उनको हम बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स। तो वो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड syndicate banks accept the applications, verify the application, block the fund to the extent of bid payment amount। मतलब जो नॉर्मल बैंक करती हैं वही 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 काम ये भी करते हैं। पहले वो एप्लीकेशन देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो ब्लॉक कर देते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने 1 लॉट के लिए मैंने अप्लाई करा है और एक लॉट के लिए मुझे 1000 रुपये नहीं, मतलब होता ही है कि आपका आम तौर पे, ठीक है, जो अमाउंट है 1 लॉट के लिए 14,000 कुछ रुपये, यानी कि मान लो मोटा मोटा 15,000 रुपये तक होता है ऑलमोस्ट जितने भी आईपीओ होते हैं। मैंने तो उसमें ये देखा है। तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, आपको वो ब्लॉक हो जाएगा बस। मतलब जो काम बाकी बैंक करते हैं वही काम ये भी करते हैं। दे वुड को exist with the current procedure of investors applying through sub-syndicate and syndicate members with checks as a payment instrument. The back office must have a system in place that allows efficient handling of large amount of data। तो यहाँ पे देखिए, अब सारी चीज़ें वो अब होता ये है कि अगर हम नॉर्मल बैंक वगैरह में देखें या फिर अगर हम ट्रेडिंग टर्मिनल में देखें तो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, बट हम चेक के थ्रू भी हम आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि। बट यहाँ पे ध्यान रहे, जो बैंक है यहाँ पे कौन से ले रहे हैं ये लोग, जो सिंडिकेट मेंबर्स वगैरह ना, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पर। द सिस्टम मस्ट फैसिलिटेट द आईपीओ प्रोसेस बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, मतलब जब ये सारे आईपीओ प्रोसेस हो रहा होगा, तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ है collecting bids from clients along with their cash deposit that should
कवर देयर बिड्स। तो हमें क्या करनी है, हमें जो जितने भी क्लाइंट हैं उनकी जो बिड्स है वो कलेक्ट करनी है। बिड मतलब अब जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बिड देते हो ना, कि हाँ कि मुझे 2 लॉट खरीदने, 3 लॉट, उसमें आप बताते हो। तो सारे के सारे बिड जो है हमको वो क्लाइंट से इकट्ठे करने हैं, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने कैश, जो भी उनका कैश है वो भी हमको डिपॉजिट करना है। दिस इज देन टू बी सेव्ड इन द क्लाइंट्स आईपीओ फॉर्म। Allocating the proper number of stocks for each customer according to the declared ratio from the issuer। अब हमें क्या करना है, जितनी भी बिड उन्होंने अप्लाई करी है, सो फॉर एग्जांपल जैसे 2 लॉट के लिए अप्लाई करा है, 3 लॉट के लिए अप्लाई करा है, तो उसके हिसाब से उनको अगर अगर उनको आईपी मिल जाता है तो हम उनको वो एलोकेट कर देंगे, मतलब उनको हम दे देंगे। अफेक्टिंग द client portfolio and cash balances according to their previously applied allocation। अप्लाई किया था उतने उसको मिलेगी पेमेंट, मतलब तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था उतने नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिल जाएंगे। इन अक्टूबर 2012 सेबी हैड इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग चेंजेस टू द पब्लिक इशू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब अक्टूबर 2012 में जो सेबी है उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। अगर जो पब्लिक है अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अप्लाई करती है तो इन्वेस्टर कैन सबमिट पब्लिक इशू एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स हु मे नॉट बी सिंडिकेट मेंबर्स इन द इशू। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकता है उस ब्रोकर के थ्रू, जो चाहे सिंडिकेट मेंबर्स ना भी हो, ठीक है, उसके थ्रू भी आप आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दिस मैकेनिज्म विल बी अवेलेबल फॉर बोथ ASBA एज वेल एज नॉन ASBA एप्लीकेशन। तो ASBA मैंने आपको बता दिया ना कि हम चाहें तो ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो अपने जो स्टॉक ब्रोकर है उसके जो ट्रेडिंग टर्मिनल है यानी कि उसके जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी बात हो रही है। तो ये नॉन ASBA क्या है, मतलब कि हम जो स्टॉक ब्रोकर है उसके जो टर्मिनल है हम उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। Application forms shall be available on the website of stock exchange and brokers। हाँ, जो अब आईपीओ के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एंड दिस फॉर्म्स शुड बी प्रीफिल्ड विद प्राइस बैंड इंफॉर्मेशन। मतलब ये जितने भी फॉर्म होंगे आईपीओ के उसमें ऑलरेडी जो प्राइस बैंड होगा शेयर का वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसे 300 टू 300 से 302 तक। The SBA facility will be available in more than 1000 locations where there is presence of brokers terminal। तो ये फैसिलिटी है वो आपको मोर देन 1000 लोकेशंस पे आपको अवेलेबल होगी, जहाँ भी आपके जो स्टॉक ब्रोकर होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस शेल पब्लिश द डिटेल्स ऑफ these brokers centers on their website। अब जहाँ पर भी स्टॉक ब्रोकर के मतलब सेंटर्स होंगे, ठीक है, उनकी जो लोकेशन है वो आपको उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। बट ये कौन करेगा पब्लिश? स्टॉक एक्सचेंज करेंगे पब्लिश। द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स हु प्रोवाइड ASBA फैसिलिटी शुड name at least one branch where the syndicate or sub-syndicate members and brokers can submit the ASBA form। Procedure: investor can submit application form to any of registered broker for uploading on stock exchange platform। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू वो अपलोड कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। ब्रोकर शेल स्टैम्प एंड एक्नॉलेज रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैप्चर द डिटेल्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा और जितने भी डिटेल्स है वो उसको कैप्चर करेगा और स्टॉक एक्सचेंज पे वो अपलोड कर देगा। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉन ASBA, अगर एप्लीकेशन मान लेते हैं अगर नॉन ASBA है तो उस केस में क्या होगा, ब्रोकर शेल
bank the checks with any of the branches identified by the bankers to the issue along with electronic schedule downloaded from exchange system। तो जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो सारे चेक्स को भी इकट्ठा करेगा और जो बैंकर है वहाँ पे जाके वो उसको सबमिट कर देगा। ब्रोकर शेल रिटेन द फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू द रजिस्ट्रार टू द इशू आफ्टर 6 मंथ। और ब्रोकर क्या करेगा, उस जो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको वो रिटेन करेगा, अपने पास रखेगा और फिर उसको दे दे, फिर वो उसको सेंड कर देगा कहाँ पर, रजिस्ट्रार टू इशू के पास, ठीक है, 6 महीने के बाद। In case of ASB application, the application form along with schedule, which is basically a document prepared by the bankers listing out details of the application received by them, should be forwarded to the branch named for ASBA by the broker। मान लेते हैं कि इन केस जो हमारा ASB एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो शेड्यूल के साथ। तो ये जो शेड्यूल है वो क्या है, देखिए शेड्यूल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि बनाया जाता है बैंकर के द्वारा, ठीक है, और एंड लिस्टिंग आउट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है कि अब शेड्यूल में एप्लीकेशन की जो भी डिटेल्स वगैरह होती है वो उसमें होती है और जो कि उनको रिसीव की गई होती हैं, ठीक है, थ्रू जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनके थ्रू या फिर जो ब्रोकर है उसके थ्रू। और फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड किया जाता है टू द ब्रांच। द लोकल ब्रांच शेल अपडेट द शेड्यूल। जो लोकल ब्रांच होगी वो क्या करेगी, वो शेड्यूल को वो अपडेट करेगी। अब शेड्यूल मैंने बता दिया क्या, वो हमारे एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, बेस्ड ऑन चेक क्लियरेंस एंड फंड बैंकिंग एंड फॉरवर्ड द शेड्यूल टू द कंट्रोलिंग ब्रांच। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे ही जो हमारा शेड्यूल है, ठीक है, अब इन केस अगर मान लेते हैं वो हमारा नॉन ASB है, मतलब वहाँ पर जो भी IPO में अप्लाई किया गया है वो किसी ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू अप्लाई नहीं किया गया या फिर वहाँ पे जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की गई है। तो उस केस में क्या होगा, वो जो हमारा कंट्रोलिंग ब्रांच है वहाँ पे वो जो शेड्यूल है वो जाएगा। फिर उसके बाद जो कंट्रोलिंग ब्रांच है वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग ब्रांच शेल in turn consolidate the schedules and forward it to RTA। यानी फिर वो उसके पास वो जो शेड्यूल है कहाँ चला जाएगा, वो RTA के पास चला जाएगा। ऑल अदर प्रोसेसेस एट RTI फॉर इशू प्रोसेस विल रिमेन द सेम। फिर RTA के पास क्या होगा, फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो हम वैसे नॉर्मल जो अगर हम अप्लाई करते हैं IPO के लिए, ठीक है, जैसे ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर सारी डिटेल देता है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वेट करता है और उसके बाद फिर जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हाँ कि किन किन लोगों को IPO मिला है और किन किन लोगों को IPO नहीं मिला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें व्हाट्सएप पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे हमारा डाउट ग्रुप है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ना ये जो चीज़ है वो थोड़ी बहुत समझ में ना आई हो, इसमें डाउट आया हो, तो आप ज़रूर हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर और भी लोग हैं, तो या तो मैं या तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे।